जतना फुंकाहाम जोंतिरे फुंआचिरि चिरि फाइसक फाइजाक नुयंमाओ बुबाग्रा बा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू खालायनानै बागै अंके जोंतिनि अरो ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि इस्युनोतिबो कक सालायनाय तै तिते एडिशननि फ्यूचर प्लानिंग नितिबो किसा कक सालायनाय तै ताबुनि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो नतिबो किसा कक सालायनाय केंद्र जों बाय चया कारै करङै तंदि तै नाय तंदि पिलावना कुनुका बुबाग्रा तै लामसो। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा बुबाग्रा कि त्रिपुरा स्टेट को इंडिया में मर्जर हुए 72 इयर्स हो गया, तो अभी ऐसा क्या स्थिति आ गया कि सेपरेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड करना पड़ रहा है? देखिए सिचुएशन सिर्फ एक नहीं है। पहला बात है कि हाँ हमारा मर्जर को ऑलमोस्ट 72-73 इयर्स हो चुका है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक कल्चरल और डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी के लाइन से देखेंगे तो एक्चुअल डेवलपमेंट हमारे एडीसी एरियाज में बहुत कम हुआ है। तो आज अगर हमें अपने आइडेंटिटी को बचाना है, अपने भाषा को बचाना है, अपने कल्चर को बचाना है, तो एक सोच है कि अगर हमें अपने आप को इकोनॉमिकली भी उठाना है तो एक ग्रेटर त्रिपुरालैंड होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो हमारी इंडिजिनस लोगों का कल्चर हो, आइडेंटिटी हो, लैंग्वेज हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो। तो एडीसी बना, एडीसी भी अगर आप देखेंगे आज तो एडीसी में एक्चुअली रियल पावर्स कुछ नहीं है। 1984 में बना है एडीसी और अब ऑलमोस्ट 38-39 ईयर्स हो चुका है, लेकिन आपने एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट नहीं देखा। तो ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड या इससे पहले एनसी देबर्मा का जो मूवमेंट था त्रिपुरालैंड, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के लिए ये मूवमेंट चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्यों? क्योंकि आज अगर हमें अपने आप को दूसरे स्टेट्स के बराबर में आप कंपेयर करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस जो इंडिजिनस लोगों का खराब है, हमारे एरियाज़ में डेवलपमेंट कम हुआ है, हमारे शिक्षा में इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुआ है, और अगर हमें सर्वाइव करना है, हमारी आइडेंटिटी को सर्वाइव करना है, कल्चरली सर्वाइव करना है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर्ड होना चाहिए। तो हमारे व्यू में एक ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर्ड होगा, और इसी के लिए हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है, नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी बट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द इंडिजिनस पीपल एंड द पीपल लिविंग इन द एडीसी एरियाज। तो बुबाग्रा ये तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का जो डिमांड है वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात नहीं होगा तब तक तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको कितना उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे बात करने के लिए रेडी होगा? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रू अकॉर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट ने तो कह दिया था कि हमारे एरियाज को वापस चले जाओ, लेकिन जब मैंने अमित शाह से बात किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, तभी ब्रू अकॉर्ड हुआ। अगर मैं दिल्ली नहीं जाता विद कॉन्राड संगमा और अमित शाह मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देते तो ब्रू को तो मिजोरम भेजने का बात चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट को कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ओवररूल करता है। एडीसी को ओपोज बहुत लोगों ने किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने ओवररूल किया स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट के कांग्रेस लीडर्स को, और एडीसी दिए। तो सेंट्रल के पास ये पावर रहता है, और मुझे उम्मीद है हमारा डिमांड देश के खिलाफ नहीं है, हमारा डिमांड कोई धर्म, कोई रिलीजन, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हमारा डिमांड है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। तो अगर हमने ठीक तरीके से अपना केस रखा तो मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जाएगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्यों लद्दाख को एक स्टेटस दे सकते हैं, वो क्यों तेलंगाना को दे सकते हैं, वो क्यों झारखंड को दे सकते हैं, बुंदेलखंड के बारे में बात करते हैं, और हमारे बारे ये हमको सोल्यूशन नहीं देंगे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वही बात हुआ करा कि अभी नॉर्थ बंगाल हो, विदर्भ हो, बुंदेलखंड हो, बोडोलैंड हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है तो हमारा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड है कुछ पार्टी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा है, तो उसके बारे में क्या? नहीं, कुछ पार्टी नहीं, कुछ बेवकूफ़ लोग बोल रहे हैं कि ये अखंड भारत के खिलाफ है, ये त्रिपुरा को डिवाइड करने का षड्यंत्र है। पहला बात है कि त्रिपुरा एक अलग देश नहीं है,
त्रिपुरा एक स्टेट है इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 2, 3, 4 में कहता है कि हर स्टेट में एक अलग होने का एक ऑप्शन रहता है। हम देश के खिलाफ तो नहीं बात कर रहे। तो जो लोग बोल रहे हैं कि एंटी नेशनल, मैं तो खालिस्तान मूवमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो खालिस्तान का मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जम्मू कश्मीर जैसे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दूँ वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारा मूवमेंट जैसे बुंदेलखंड में है, विदर्भ में बीजेपी की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर फडणवीस, उनका डिमांड है कि विदर्भ को एक अलग स्टेट बनाया जाए महाराष्ट्र से। आप देखेंगे बंगाल, नॉर्थ बंगाल में जो कामतापुर, नॉर्थ बंगाल, गोरखालैंड में जो मूवमेंट है, बीजेपी के खुद के लीडर्स जो सेंट्रल मिनिस्टर्स भी हैं, उनका डिमांड है कि बंगाल को 2 अंक कर दिया जाए और एक नॉर्थ बंगाल कर दिया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बंगाल। तो आप, क्योंकि हम जनजाति हैं, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स हैं, क्योंकि हम लोग इंडिजिनस हैं, तो आप हमारे मूवमेंट को उग्रपंथी का मूवमेंट करके लेबल करोगे, या आप हमारे मूवमेंट को बोलेंगे कि ये वायलेंट है, और कोई और करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी अनपढ़ गवार नहीं है, तो हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और हमारा लेजिटिमेट डिमांड है। आपको हमको एंटी नेशनल बोलकर या मुझे जिन्ना बोलकर, मुझे देशद्रोही बोलकर ये कहना बहुत गलत बात है। और दूसरा बात है, हमने हिंदुस्तान को हमेशा अपना माना है। मेरी ग्रैंड मदर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। आज हम लोग इंडिया का पार्ट है क्योंकि मेरे फैमिली ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और ठीक किए। लेकिन आज उसी के परिवार के ग्रैंडसन को आप बोलोगे कि वो एंटी नेशनल है क्योंकि उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक अलग पॉलिटिकल सोल्यूशन मांगा है या एक डिमांड मांगा है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूँ। और जो लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं वो 2 मिनट में पैसे के खातिर त्रिपुरा को भी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तो मेरा अगला सवाल ये होगा, आपका तो जो थानसा मंत्रा है, लेकिन बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी उसको तोड़ना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेल के, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन मेवाड़ ने थानसा के बारे में बात किया, बीजेपी ने उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। जिस दिन जितेंद्र चौधरी थानसा के बारे में बात करेगा, वो भी आइसोलेट हो जाएगा। जिस दिन मैंने थानसा के बारे सीए में अपना त्रिपुरा के लिए डिमांड रखा, तो मुझे भी कांग्रेस पार्टी ने एकदम ख़त्म ही कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई त्रिपुरा मथा के अगेंस्ट है। मुझे लगता है कि बहुत लोग त्रिपुरा का थानसा से डरते हैं। इसके लिए जब भी कोई लीडर त्रिपुरा के थानसा के बारे में बात करता है, तो उसको या फिर दबा दिया जाता है या फिर उसको सस्पेंड किया जाता है या उसको आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि वो थानसा से डरते हैं, त्रिपुरा मथा से नहीं। त्रिपुरा मथा तो सिर्फ एक जरिया है थानसा के लिए, तो ये भी मैं समझता हूँ। लेकिन उनको करने दीजिए, हम भी रेडी हैं। वो करे जो भी करे, मैं भी करूँगा जो मुझे करना है। लेकिन अगर हम एक रहें तो चांस मिलेगा कि हमें कुछ मिलेगा। अगर हम लोग अलग अलग अपना बात रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये होगा वगैरह कि अभी तो जून 23 को बाई इलेक्शन होगा, तो शोरमा में आपने एक कैंडिडेट दिया है, तो आपका पार्टी को जीतने का कितना चांसेस है? देखो, कोई इलेक्शन में जब फाइट करता है, हार जीत तो होता है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि हम लोग जीतें, लेकिन फाइनली ये हमारे वोटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आंचलिक पार्टी को चांस देना चाहते हैं क्या। मुझे लगता है कि अगर त्रिपुरा के लोग, बंगालीज हो, हिंदुस्तानी हो, त्रिपुरासा हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आपने सबको चांस दिया। आपने बीजेपी को चांस दिया, सीपीएम को चांस दिया, कांग्रेस को चांस दिया, हमें भी एक बार चांस दीजिए। हम तो लोकल हैं, हम लोग आत्मनिर्भर बोलते हैं, लेकिन हमें हमेशा दिल्ली का ही पार्टी को या कलकत्ता ही की पार्टी को हम चांस देते हैं। एक बार अपने लोगों के ऊपर खुद विश्वास कीजिए, शायद हम कुछ कर लें आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आखिर में जो पब्लिक डिसाइड करेगा वो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट। तो हमने सुना है कि ये जो कैंडिडेट्स है 10,323 का जो जॉब का वो है, तो 2,300
23 का जो नौकरी चला गया है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसको लेकर आपका क्या स्टैंड? देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि 10,323 को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 10,323 का टीचर खुद इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे, खुद जीते, खुद एमएलए बने और असेंबली में जाकर 10,323 के बारे में बात करें। मैं चाहता हूँ कि यही एमएलए जाकर त्रिपुरा लैंड के बारे में भी बात करें, 10,323 के बारे में भी बात करें। अगर फ्यूचर में बोरोंगनांग पतल कन्या जमातिया और बोरोंगनांग एमपी रेवती त्रिपुरा आपकी पार्टी में आना चाहते हैं तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। लामसोगु भाई कहाँ विष्णुकर्ता भी आना चाहे, मोस्ट वेलकम। जितेंद्र बाबू, जिसको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी आना चाहे, मोस्ट वेलकम। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग आए। और रहा बात रेवती का, रेवती भी अपना तिपरासा है, आने दीजिए। अपना पतल को आना है, पतल तो थी मेरे साथ, अगर वो आना चाहती है मोस्ट वेलकम। लेकिन उनको हमारा आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ पोस्ट के लिए या पोजीशन में आने से कुछ नहीं होगा। आपको हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन, उसके लिए बात करना पड़ेगा, अपने बारे में बात नहीं करना। तो अगला सवाल ये है बुबागरा कि सबको मालूम है इतना सालों बाद भी द्वितीय एडीसी एरिया में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अभी आपका पार्टी त्रिपुरा मोता द्वितीय एडीसी में पावर में है, तो फिर हेल्थ सिस्टम को लेके अभी तक क्या क्या नया किया है और फ्यूचर का क्या प्लानिंग है हम लोग? देखिए, जब हम लोग पावर में आए तो हमारे पास 2 PHC था और 1 CHC, त्रिकर्मा में, शिकारी बारी में और कुमड़ू खेरेंगा। हमने आकर अपोलो से टाइप की। हमने अपोलो में टेलीमेडिसिन, टेली इमरजेंसी शुरू की। थोड़े दिन पहले ही हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट स्टार्ट किया, जहाँ में एम्बुलेंस गांव-गांव जाकर ट्रीट करेगा। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हो, ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन हो, मलेरिया हो, मेनिंजाइटिस हो, आँख का हो, तो शुगर हो, ECG, हार्ट कार्डियोलॉजी का ECG हो, तो ये हमने स्टार्ट किया। आने वाले दिन में मुझे लगता है कि ब्लड बैंक, वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक होना चाहिए। और हमने अपोलो को चिट्ठी लिखा है कि आप हमारे लिए सेटअप कर दीजिए। बहुत तिपरासा लोग जिसका एक्सीडेंट होता है, जो प्रेगनेंसी के समय उनको प्रॉब्लम होता है, जिसका अनीमिक होता है, उनको खून का दरकार होता है और उनको हमेशा अगरतला ही जाना पड़ता है तो उनको खून के लिए। अगर हम कुंभलुंग में, खैरिंगबाद में एक अच्छा सा वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा बात है, हमने बात किया है कि स्मार्ट हॉस्पिटल आए, तो 1-2 प्रपोजल्स आए, अब हम उसको देख रहे हैं। अगर कुंभलुंग में हमने एक अच्छे तरीके से एक मेडिकल हब टूरिज्म बना दिया तो आज तक तिपरासा जिसको ट्रीटमेंट चाहिए था वो गांव से अगरतला जाकर पैसा खर्चा करें। मैं चाहता हूं कि अगरतला के लोग अब EDC एरिया में आए, अपना ट्रीटमेंट कराएं और उनका पैसा EDC में आए और EDC में पैसा खर्च हो। बांग्लादेश से भी लोग आए तो EDC में आए और ट्रीटमेंट कराएं और उनका खर्चा जो है वो EDC में ही खर्चा हो, हमारे पैसा कोई फ़ायदा नहीं। तो ये इसके लिए एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा सा व्यवस्था चाहिए और हेल्थ एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आज लोग चेन्नई जाते हैं, वेल्लोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मुंबई जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, बहुत पैसा खर्च होता है। अगर हम यहीं में एक अच्छा सा एक मेडिकल हेल्थ सेटअप करा दें तो लोगों का पैसा भी बचेगा और उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट भी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा। तो अगला सवाल है कि TTADC एरिया में अभी तक ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है और ना कोई इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज है। तो इस हालत में एजुकेशन सिस्टम को लेकर आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मुझे देखिए, TTADC में हम सिर्फ प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन दिए, तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ प्राइमरी लेवल तक दिया गया है, हमारे अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का क्षमता स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी है, उन्होंने अपने पास रखा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी क्षमता अपने पास रखा है। TTADC के पास कुछ पावर नहीं, इसी के लिए तो हम त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर चाहिए। अगर हमने, आप देखेंगे कि अगरतला में ज़्यादा पैसा जाता है ना कि ADC में,
तो अगर गवर्नमेंट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे कि हम यहाँ में यूनिवर्सिटीज़ खोलें, यहाँ में मेडिकल कॉलेजेस खोलें, यहाँ में इंस्टीट्यूशंस खोलें जहाँ में क्वालिटी शिक्षा मिले, तो त्रिपुरा का भला होगा। और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को भी समझना चाहिए, आप 70% ऑफ त्रिपुरा ADC है, आप उनको इग्नोर करके एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं बना सकते। आपको 70% त्रिपुरा को भी संग लेना पड़ेगा। लेकिन जो उनका पॉलिसी है, अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज़्यादा पैसा मिलता है, जो इतना छोटा एरिया है, ना कि ADC जो 70% त्रिपुरा है उसको उससे आधा से भी कम पैसा मिलता है। तो प्रायोरिटी का बात है, वो चाहते नहीं है कि ADC डेवलप हो। अगर ADC आप डेवलप करना चाहते हैं तो हमें भी इक्वल शेयर दीजिए, हमें भी पावर दीजिए। आज त्रिपुरा का बच्चा को वो फैसिलिटी नहीं मिलता है जो अगरतला में एक बच्चा को मिलता है, तो आप सबका साथ सबका विकास कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए TTADC एरिया में तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम फंडिंग दिया जाता है या डायरेक्ट फंडिंग भी नहीं किया जाता है। एकदम नहीं किया। तो उसको लेके आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ बात? सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत बात किया है। अब मेरा जो ग्रेटर त्रिपुरा का जो वो है, मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हमने अपना डिमांड रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सीरियसली लेना चाहिए हमारा बात, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी राइटिंग में हमें देना चाहिए कि वो हमारे बारे क्या सोचते हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो या BJP हो, इनको लगता है कि इलेक्शन के 10 दिन पहले हमको दिल्ली बुलाकर प्राइम मिनिस्टर से मिलाकर हाथ जुड़ाकर कुछ भी कागज़ में साइन करा देंगे, जैसे NC देवर्मा को साइन कराया था, और हम मान लेंगे। नहीं, जब तक त्रिपुरा को मालूम नहीं होगा, 13 लाख 14 लाख त्रिपुरा को मालूम नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें क्या दे रहा है और हम क्या साइन कर रहे हैं, तब तक मैं एक कागज़ भी साइन नहीं करूँगा। क्योंकि त्रिपुरा का अधिकार है मालूम होने के लिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इसी के लिए मैंने कहा है कि जो भी ऑफर आएगा हमें राइटिंग में आना चाहिए। तो यही कि TTADC एरिया में तो बहुत सारा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम खुला है, तो गांव में अभी भी बेंगलोर मीडियम या गवर्नमेंट स्कूल ही ज़्यादा है। तो इसमें त्रिपुरा जो स्टूडेंट है, खास कर मैट्रिक कैंडिडेट्स या प्लस 2 के कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो उन लोगों को हेल्प इंग्लिश कोचिंग क्लासेस अब हो रहे हैं, कोचिंग क्लासेस हम करेंगे, कोचिंग क्लास करेंगे कि नहीं? हम चाहते हैं। देखिए, अब स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। 99% त्रिपुरा को रोमन स्क्रिप्ट चाहिए, 1% ओपोज कर रहा है। तभी भी गवर्नमेंट बोलता है कि देखो रोमन स्क्रिप्ट नहीं हो सकता। अगर हम लोग गणतंत्रता में इतना विश्वास करते हैं तो आप वोट करा दीजिए, 99% त्रिपुरा को रोमन स्क्रिप्ट चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि इंग्लिश एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने फिर से कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने हमें फंड्स ही नहीं दिया है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करें। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से कहा है कि आप हमें थोड़ा सा पैसा दीजिए कि हम हर जोनल लेवल में हम लोग इंग्लिश ट्रेनिंग करें टीचर्स को। क्योंकि अगर टीचर्स इंग्लिश समझेंगे अच्छे तरीके से, टीचर्स का ट्रेनिंग होगा, तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को वो एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हमें रुपया नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट का एक ही पॉलिसी है, आप रुपया ले लो बिल्डिंग बनाने के लिए, आप रुपया ले लो ब्रिज बनाने के लिए, आप रुपया ले लो एक बड़ा सा डाक बंगला बनाने के लिए। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि आप मुझे रुपया दो, मुझे नौकरी देना है, तो ये लोग देना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि त्रिपुरा में बहुत बिल्डिंग्स आ गए, बिल्डिंग देखकर किसी का पेट नहीं भरता, बिल्डिंग देखकर कोई बच्चा को एजुकेशन नहीं मिलता, बिल्डिंग देख के किसी को नौकरी नहीं मिलता। आप वो पैसा हमें दीजिए, हम नौकरी दे देंगे। जिस दिन त्रिपुरा के पास नौकरी आया, वो खुद ब खुद अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजेगा, वो खुद ब खुद अपने माँ बाप को अच्छे हॉस्पिटल में ले जा सकता है, वो खुद ब खुद अपना बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा भेजेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, तो रुपया पॉलिटिशियन और कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन 5-10 लोग हैं, लेकिन 12-13-14 लाख की पैसा का कुछ नहीं। तो ये कि आजकल तो करप्शन एक वायरस जैसा हो गया है, तो आपका पार्टी में और TTADC गवर्नमेंट में करप्शन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?
करप्शन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और अगर मैं बोलूँगा कि करप्शन नहीं है तो वो भी झूठ होगा। करप्शन है, और करप्शन को हटाने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज एक पूरा चेन बन गया है कि आप पैसा देखकर ही आप काम कर सकते हैं। अब वो सिस्टम को चेंज करने के लिए सिर्फ एडीसी, सिर्फ स्टेट, पूरा इंडिया को बदलना है। और ये करप्शन को अगर हमको काउंटर करना है तो गवर्नमेंट को, पुलिस को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जुडिशरी, जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को, प्रेस को भी इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है कि एक ही गवर्नमेंट प्रेस को भी कंट्रोल करता है, पुलिस को भी कंट्रोल करता है, जुडिशरी को भी कंट्रोल करना चाह रहा है। तो जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगे गवर्नमेंट से, करप्शन रहेगा। आप देख लीजिए, मैंने पहले कहा कि मुझे आप नौकरी के लिए पैसा दे दीजिए, बिल्डिंग के लिए नहीं चाहिए। अगर मैं 25-30 हज़ार लोगों को महीने का 20-25 हज़ार दूँ, करप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही पैसा मुझे नौकरी के लिए नहीं देंगे, लेकिन बोलेंगे बिल्डिंग बनाओ, तो गवर्नमेंट ही इनकरेज कर रहा है कि आप लोगों के बारे में मत चिंता करो, बिल्डिंग बनाओ, उसमें ईंट सीमेंट रॉड में पैसा कमाओ, कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा कमाएगा, आप थोड़ा कमाओगे, लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा इंटेंशन होना चाहिए, अगर आपको करप्शन को ख़त्म करना है तो जो गरीब है उसको नौकरी दो, वो उठेगा। जो मिडिल क्लास है उसको पैसा दो, वो उठेगा। और जो अपर मिडिल क्लास है, क्योंकि त्रिपुरा में तो कोई अमीर है ही, जो अपर मिडिल क्लास है वो इंडस्ट्री शुरू करेगा। एक सिस्टम होता है। हमने क्या किया है, हमने अमीर को और अमीर बनाया है और गरीब को रेगा देकर गरीब रखा है। वो सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको एक रेवोल्यूशन चाहिए, एक आंदोलन चाहिए, और वो आंदोलन तभी हो सकता है जब सेंटर, स्टेट और हम लोग एक लाइन में। ये बहुत दुख का बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ में करप्शन कम है, क्योंकि सबके पास एक अकाउंटेबिलिटी। इंडिया में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगा, करप्शन सैडली रहेगा। तो अगला सवाल ये बताओ कि अभी त्रिपुरा सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ड्रग्स। तो कुछ दिन पहले आपने अपडेट्स दिया था कि खुमलंग में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल रहा है, तो फिर और बाकी तीते एरिया में भी खुलने का प्लानिंग है। हम आज एक प्रपोजल भेज रहे हैं और एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ NLFT रिटर्नीज का, कि जो पहला ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल रहा है, उन्होंने अपना बिल्डिंग दिया है। तो हमें बिल्डिंग के लिए रुपये खर्चा नहीं करना पड़ा, सिर्फ पलंग, टीवी, बाथरूम, इक्विपमेंट्स के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। बिल्डिंग हमको नहीं बनाना पड़ेगा, उन्होंने पहले से बिल्डिंग बना के रखा था, हमने उसी बिल्डिंग को मरम्मत करके हम उसको ड्रग रिहेबिलिटेशन करेंगे। सेकेंड प्रपोजल जो जा रहा है, वहाँ में हम एक नया ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलेंगे। अगर मैंने तभी भी अपने CEO से कहा, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात किया है कि अगर पहले से कोई डाक बंगला है जिसका कोई काम नहीं, तो आप उसी को लेकर मरम्मत करके वही पैसा जो हम बिल्डिंग बनाने में खर्चा करते हैं उसको मरम्मत करके उसके अंदर इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स देके हम और एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ है, मैंने ब्लड बैंक के बारे में बात किया खुमलोग में। ब्लड बैंक में मैंने HIV टेस्टिंग यूनिट लगाया है। आपने ड्रग्स के बारे में बात की है, ड्रग्स से, नीडल से बहुत लोग HIV पॉजिटिव हो गए। तो अगर हमारा ब्लड बैंक में HIV टेस्टिंग होगा तो दो चीज़ होगा, एक ब्लड डोनेशन इंक्रीज होगा, और दूसरा हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि किसके पास HIV है, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, उनके फैमिली को बोल सकते हैं। तो ये बीमारी, ये डिजीज़ जो बहुत ख़राब है, उसको हम स्प्रेड नहीं करें और काउंसलिंग भी करें जिनको ये लगा है। क्योंकि जब तक हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को नहीं बोलेंगे कि आप सामने आके बताओ, तब तक ये छुपा के रहेंगे और ये स्प्रेड करेगा पूरी सोसाइटी। तो
और एक सवाल है हमारा कि बहुत सारा त्रिपुरा से एजुकेटेड यंग जनरेशन जो कोई बहुत अच्छा जॉब में है, तो वो लोग भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, लेकिन करप्शन और पॉलिटिक्स में बहुत सारा ईगो फाइट और जेलसी के कारण वो लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, मैंने कोशिश की आप देखेंगे बहुत लोग जो मेरे पार्टी में आए उनका नाम बाप या दादा पॉलिटिक्स मेरा है, लेकिन आप देखेंगे सुहेल, उनकी फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, उनको हमने जगह दिया। उसके बाद आप देखेंगे राजेश त्रिपुरा, वो 26 साल का है, 27 साल का है, वो मिला। देवजीत त्रिपुरा, वो बहुत यंग है, उनको जगह मिला है। सौदागर कोलाई अगेन 31, धीरेन्द्र देव वर्मा अगेन 30। हमने बहुत यंग लोगों को चांस दिया है। डॉली रियान, बैकग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं है, उनको चांस दिया, सोशल वर्कर। तो त्रिपुरा मथा ने बहुत लोगों को चांस दिया है, आने वाले दिन में और को भी देंगे। लेकिन पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं कि सिर्फ इलेक्शन फाइट हो, पॉलिटिक्स का मतलब है सोशली अवेयर हो। अब आप देखेंगे आर्टिस्ट पारमिता रियान थोड़े दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया, उसका ये मतलब नहीं कि वो इलेक्शन फाइट करेंगे, उनका भी चांस आएगा, वो भी जब मन होगा वो करेंगे, पहले काम करने दो, लेकिन पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि यंग लोग आए जो सिस्टम को समझे, लेकिन अगर उनको नहीं आना है, मैं वो भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना गंदा पॉलिटिक्स देखा है त्रिपुरा में। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि पॉलिटिक्स में भी छूट, लेकिन जब तक मैं अपने लोगों को कुछ नहीं दूंगा कॉन्स्टिट्यूशनली, तब तक मैं पॉलिटिक्स में हूँ। जिस दिन मैंने कुछ अपने त्रिपुरा साहब को कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन दे दिए, मैं भी तब पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी तब स्कूल बनाना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, कॉलेज बनाना चाहता हूँ, और मैं भी पॉलिटिक्स यंग जनरेशन को छोड़ के मैं भी पीछे बैठकर जैसा बुबागरा को होना चाहिए वैसा करना चाहता हूँ। तो अगला सवाल ये होगा कि आप दिन भर इतना बिजी रहते हैं कि पार्टी रैलीज में जाते हैं, ऑफिशियल मीटिंग में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो सब कुछ इतना करना पड़ता है। तो इतना एनर्जी कहाँ से मिलते हैं आपको? आपका डाइट का राज क्या है? नहीं, एनर्जी है कि मैं अपने लोगों को प्यार करता हूँ, आई लव माई पीपल। और मैंने अपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल अपने लोगों को दिया। सब लोग बोलते कि 25 साल कहाँ थे, 25 साल कहाँ थे। NC देव वर्मा रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने लोगों के लिए पब्लिक लाइफ दी। मैंने अपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन अपने लोगों को सेक्रीफाइस किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को कुछ दूँ। जब मैं गांव जाता हूँ, मैं एक बूमा को देखता हूँ, बूढ़ा औरत को देखता हूँ, वो रास्ते में गाड़ी रोक कर मेरे लिए फूल लेके आता है, वो ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो एनर्जी है जो मेरा आता है, वो एक इमोशन। आप जानते हैं कि मेरा आज इंटरव्यू करने, मैं कल रात 3:30-4 बजे सोया, आज सवेरे 7 बजे मैं फिर से निकल गया, 3 घंटा सोया, अभी भी थका हूँ। लेकिन जब मैं तुईदू गया, ओम्पी गया, मैंने अपने त्रिपुरा साहब को देखा, त्रिपुरा जी को देखा, आप कैसा तब आपके अंदर एनर्जी नहीं है। जब लोगों ने आपके ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन रखा, प्यार रखा, तो मैं अपने लोगों को कुछ तो देना चाहता हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। और वही मेरा एनर्जी का एक सीक्रेट है। मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बहुत दिन उठता हूँ सवेरे, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन होता है एक दिन और करो, एक दिन और फाइट करो। अगर मैं अपने त्रिपुरा को बोल रहा हूँ फाइट करो, तो बुबागरा को भी महल में बैठकर आराम नहीं करना चाहिए, उनको भी फाइट करना चाहिए। मैं फाइट करता, इसी से मेरा एनर्जी। तो आपने अभी तेलुगु का बारे में बात किया कि 2 दिन पहले तेलुगु में जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसको बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत ख़राब है कि हम लोग पुलिस का इस्तेमाल करते हैं अपने बुरी बुमा को पीटने के लिए। उसके बाद व्हाट्सएप में मैंने देखा कि अपने ही त्रिपुरा लोग अपने बुरे लोगों को बुमा बदल को पूमा बदल बोल रहे हैं, कोई लड़की का फ़ोटो निकाल कर गलत चीज़ लिख रहे हैं। मैंने आज बात किया तो बोला कि किसी ने रिगनाई तानने की कोशिश किया है। शर्म का बात है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में हम लोगों का बुमा को हम लोगों को इज्जत देना चाहिए। और मुझे शॉकिंग बात ये लगता है कि जिसने
पुलिस को ऑर्डर किया कि टीयर गैस मारो, जिसने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया कि लाठी चार्ज करो, वो अपना ही एक औरत है, अपना ही एक तिपरासा है। तो ये दुख का बात है। लेकिन हमारा तिपराजक चुप नहीं बैठा है, हम लोग जानता है, हम लोग फाइट करेंगे। और मैं अपने बुरुई बुमा बदल के साथ हमेशा, ये तो मैं जानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत दिया है, आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, मैं उनको कुछ ना कुछ तो हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो दूसरा सवाल ये है कि पॉलिटिक्स के कारण आप भी कभी कभार बहुत स्ट्रेस होते होंगे, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप गाना सुनते हैं या मेडिटेशन करता है? गाना सुनता हूँ, मेडिटेशन मैं बहुत करता हूँ, स्पोर्ट्स देखता हूँ। मुझे फिल्म का बहुत शौक है, अगर समय मिले तो मैं फिल्म देख के रिलैक्स करता हूँ। मैं गिटार प्ले करता हूँ, तो कभी कभी टाइम मिला तो गिटार प्ले करके तब म्यूज़िक से रिलैक्स आता है। और मैं विपासना बहुत करता हूँ। विपासना से मुझे मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, तो ये मैं करते रहता हूँ। और हाँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो यहाँ में तो नहीं, लेकिन जब मैं बाहर हूँ तो मैं अपने लिए रोज़ एक बार मैं खुद का खाना बनाता हूँ, उससे मुझे रिलैक्समेंट भी मिलता है। खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो आप जब खाना बनाते हैं तो कौन सा डिश सबसे ज़्यादा बनाते हैं? सब, इंडियन हो, थाई हो, मलेशियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, अपना मोज़देंग हो, चाकुई हो, यूरोपियन फूड हो, मैं सब बनाता हूँ। साउथ इंडियन को छोड़कर मैं सब खाना बनाता हूँ। बहुत बढ़िया हुआ। तो दूसरा सवाल ये है कि इंडिया में गिने चुने पॉलिटिशियन में आप भी वो एक है जो पॉलिटिक्स से ज़्यादा सोसाइटी का सेवा करता है, और इसके कारण बहुत सारा कोई कॉमन पब्लिक आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इज्जत देता है। तो फ्यूचर में आप एज ए ग्रेट पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे या सोसाइटी का सेवा में जुड़े रहना चाहेंगे? कोयला जाति उरो पार्टी, तो मैं सोसाइटी से रहना चाहता हूँ, क्योंकि जाति तो सोसाइटी है, पार्टी से कुछ नहीं बनता। पार्टी है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका जाति आपके साथ हमेशा है। इसके लिए मैं हमेशा अपने कम्युनिटी के बारे, अपने स्टेट के बारे, अपने लोगों के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। पार्टी तो इंसान ने बनाया है, लेकिन जो कम्युनिटी है वो भगवान ने हमको दी है। हम लोग हुकुमबारा को हमेशा ज़्यादा सामने रखना चाहिए। मैं सुनता हूँ मोदी जी का सपना, राहुल गांधी का सपना, कोई कहता ममता बनर्जी का सपना, तिपरासा का सपना कौन बोल रहा है? तिपरासा का सपना सोचो, ये यहाँ में किला में जाके, अमरपुर में जाके, कोरबुक में जाके मोदी जी का सपना बोलने से, राहुल गांधी का सपना, ममता बनर्जी का सपना बोलने से कुछ नहीं होता। तिपरासा का क्या सपना है? तिपरा का सपना ग्रेटर तिपरा लैंड या कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको पहले पूरा करो। वो सपना बकवास है, ये सपना असली सपना है। इसको तो मैं दिल से हमेशा पॉलिटिशियन से ज़्यादा सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा बनना चाहता हूँ। उसी में मुझे प्यार भी मिलता है, शांति भी मिलता है। और मैं पूरा ज़िंदगी पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूँ। जिस दिन मैंने अपने लोगों को कुछ दे दिया, मैं पीछे हट के यंग जनरेशन को आगे जाना चाहता हूँ। मैं पीछे हट के आराम से अपना सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि सीए के लिए आपने कांग्रेस से रिजाइन किया था, तो अभी आपका एनआरसी और सीए को लेके क्या स्टैंड है? मैं आज भी एनआरसी के पक्ष में हूँ, लेकिन एनआरसी धर्म के नाम में नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इलीगल इमिग्रेंट्स को रखना है तो उनको पूरे इंडिया में आसान तरीके से आप उनको सेटल कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टांस है कि बंगाली को वो बंगाली हिंदू को बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हिंदू को अत्याचार करे कोई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे लोगों को तिपरा में ही जगह दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे
इंडिया में। और रहा बात सीए, मैं आज भी सीए का अपोज कर रहा हूँ, क्योंकि सीए गलत लॉ है। आप जाति धर्म के नाम में एक कानून पास नहीं कर सकते। तो ये मैं उसके आज भी खिलाफ हूँ, और ये बात दोनों सुप्रीम कोर्ट में है, और मैं दोनों के पोजीशन में एक ही रहूँगा। और मेरा एक सजेशन है कि हिंदुस्तान में एक रेफ्यूजी पॉलिसी होना चाहिए। जो भी शरणार्थी जिसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, मुस्लिम में भी बहुत मुसलमान को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो उनको अगर रखना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यूनिफॉर्म रेफ्यूजी पॉलिसी होना चाहिए, जहाँ में उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाना चाहिए। आज दलाई लामा भी इंडिया में रहता है, लेकिन दलाई लामा चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन नहीं फाइट कर सकता, दलाई लामा एमपी नहीं बन सकता है, दलाई लामा मिनिस्टर नहीं बन सकता है। तो अगर दलाई लामा जैसे भगवान जैसा विद्वान को हम एमएलए, एमपी, मिनिस्टर नहीं बना सकते, क्योंकि कानून नहीं अलाउ करता है, तो हम कैसे कोई भी आदमी जो बॉर्डर को क्रॉस करके आए उसको अपना एमएलए, एमपी या मिनिस्टर बनाएंगे? यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपका इतना बिजी शेड्यूल में हमको टाइम देने के लिए बहुत बहुत बेला थैंक यू सो मच। जतो नाइ तम नाइ ताको पे बुक संग बेला बेला के ना हम बाय चिना इंटरव्यू न चया होय नाइ तम नि बागे तर अमा है के ना जों बाय करंग इतम दि जों बस कांगते अमा है प्रोग्राम रख दि फाइने अपन बागे जतो न हम बाय